आज की प्रैक्टिकल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 6 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि इसके पहले जो 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए गए थे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया गया था, और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये उसी का एक्सटेंशन होगा जो आज एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के पहले जो उसके पीछे जो थ्योरी है, उस एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर है, वो पहले डिस्कस करेंगे। और कल के लेक्चर में उससे जो जुड़ा हुआ सिमुलेशन है, जो उसका वर्चुअल लैब है, उसको जो है टेस्ट करेंगे और उस पर सीखेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और सबसे अंत में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक टर्म की जिसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन से क्या मतलब है? देखिए, कभी भी कोई भी एपरेटस डिजाइन किया जाता है, उसका उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। जैसे कि आमतौर पे जब हम डायोड की बात करते हैं कि डायोड क्यों बनाया गया, तो कहते हैं कि उसको रेक्टिफिकेशन के पर्पज से बनाया गया। रेक्टिफिकेशन का मतलब कि एक एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। वैसे ही ट्रांजिस्टर का क्या इस्तेमाल है? तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल है फॉर द पर्पज ऑफ एम्पलीफिकेशन। अगर एक शब्द में पूछा जाए, फॉर द पर्पज ऑफ एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई करने के लिए। तो क्या चीज एम्पलीफाई करना जरूरी होता है? आमतौर पर होता क्या है कि कोई भी अप्रेटिस इलेक्ट्रॉनिक का जो सिग्नल जनरेट करता है, वो काफी वीक होता है, और वो इस लायक नहीं होता है कि सीधे उस वीक सिग्नल को इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए, उसके सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए। तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को जो इंक्रीज करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और लगभग सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें बच्चों ने बीच में सवाल पूछा है। आई थिंक बेटा आप इसको लास्ट के लिए रखिए, आज डिस्कस कर लेंगे, आज तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, ओके। इस टॉपिक पे आते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनके साथ इस तरीके का कोई ना कोई एम्पलीफायर सर्किट जरूर होता है जो कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके। तो इस वजह से एम्पलीफिकेशन बड़ा जरूरी हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कोई मेडिकल डिवाइस हो, या कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट हो, या किसी ऑटोमेशन में कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई मिलिट्री टूल हो, या कम्युनिकेशन डिवाइस हो। सभी में, यहाँ तक कि हाउस होल्ड इक्विपमेंट में भी कोई ना कोई एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर पढ़ने से पहले, आगे पढ़ने से पहले, एक टर्म जिसे हम क्वांटिटेटिव टर्म कह सकते हैं, क्वालिटी के तौर पे एम्पलीफिकेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन एम्पलीफिकेशन कितना हुआ, यानी कि एक वीक सिग्नल को कितना स्ट्रेंथन किया गया, कितना गुना वो सिग्नल जो है बढ़ गया, ये मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं गेन ऑफ द एम्पलीफायर। गेन का मतलब, बेसिक मतलब तो यही है कि जो एम्पलीफायर है इनपुट सिग्नल को कितने टाइम्स, कितने गुना बढ़ा देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई एक इनपुट सिग्नल है और वो सिर्फ 1 वोल्ट का है, और एम्पलीफायर से पास होने के बाद उसका जो आउटपुट है वो 50 वोल्ट हो जाता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जिस एम्पलीफायर ने उसको 50 टाइम्स उसको एम्पलीफाई कर दिया। तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो गेन है उसको उसके इनपुट और आउटपुट के आधार पर डिफाइन किया गया है। मतलब कि इट इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी। क्योंकि ये एक रेशियो है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब क्वांटिटी जब हम कहते हैं तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। वो वोल्टेज हो सकता है कि वो इनपुट वोल्टेज, जैसा कि अभी एग्जांपल में लिया था 1 वोल्ट से हमने 50 वोल्ट कर दिया। वो करंट हो सकता है कि इनपुट करंट, मान लीजिए कि आई इन था, उसको हमने आई आउट कर जब किया तो आई आउट जो है वो आई इन के तुलना में n टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो वो उसका करंट गेन होगा। तो वोल्टेज अगर एम्पलीफाई हो रहा है तो वोल्टेज गेन, और अगर करंट एम्पलीफाई हो रहा है तो करंट गेन। आमतौर पे इन जनरल गेन को ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं,
लेकिन अगर वोल्टेज गेन होता है तो हम ए के साथ सफिक्स के तौर पे वी लगाते हैं, और करंट को अगर आप एम्पलीफाई कर रहे हैं तो ए के साथ आई लगाते हैं, और उसको हम बोलते हैं करंट गेन बोलते हैं। ठीक है, तो इन एम्पलीफिकेशन के लिए जो सर्किट इस्तेमाल की जाती है उसकी मदद से एक स्मॉल इनपुट सिग्नल को एक लार्जर आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और गेन क्या हो गया? आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। वोल्टेज गेन और करंट गेन के अलावा जो चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं वो होती है पावर गेन। पावर गेन को एपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पावर आप जानते हैं कि अगर आपको वोल्टेज पता हो, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज पता हो, तो आप पावर निकाल सकते हैं। आप पावर के लिए फॉर्मूला आपको वोल्टेज के टर्म्स में याद होगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो यानी कि वी स्क्वायर बाई आर का मतलब अगर हम इनपुट में ले रहे हैं तो वी इनपुट स्क्वायर अपॉन आर इनपुट, और आउटपुट में अगर ले रहे हैं तो वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन आर आउटपुट। तो इससे आप पावर गेन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि करंट पता हो, आपको वोल्टेज नहीं पता हो, तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यानी कि इनपुट के लिए आई इनपुट स्क्वायर आर इनपुट अपॉन आई आउटपुट स्क्वायर आर आउटपुट। ठीक है, तो जिस फार्मूले से हम पावर को वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या पावर को करंट से कनेक्ट करते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, उसी की मदद से हम पावर गेन भी पता कर सकते हैं। तो आमतौर पर जैसा कि मैंने अभी बताया कि वोल्टेज गेन हो या करंट गेन हो या पावर गेन हो, ये सब के सब रेशियो हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता। फिर भी हम इसको जो है डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। वोल्टेज गेन ए वी इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। इसी तरीके से करंट गेन ए आई इक्वल टू आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, एंड पावर गेन क्या होगी? पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। ठीक है, और अगर आप V और I के संबंध में रखना चाहें तो V आउटपुट I आउटपुट अपॉन V इनपुट I इनपुट, दैट इज AV AI। ठीक है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। पावर गेन क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। ऑल्दो इसके बारे में बहुत कुछ और भी बताने को है, लेकिन जब हम आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे, इस टॉपिक को रिपीट करेंगे तो ज्यादा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपको हम उतना ही बता रहे हैं जितना आपको एक्सपेरिमेंट के लिए आवश्यक है। गेन को डेसिबल में मेजर किया जाता है। बेल एक यूनिट है उसका, डेसी आप जानते हैं, दैट इज द डेसिबल। जैसे कि वोल्टेज गेन या करंट गेन क्या होगा? 20 log AV, यानी लॉग बेस 10 है यहाँ पर, 20 log AV अगर आप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वोल्टेज गेन। और करंट गेन के लिए क्या हो जाएगा? 20 log AI, यानी कि जो हमने अभी रेशियो निकाला ऊपर AV और AI, उसका पहले लॉग लीजिए और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट बिकम्स गेन इन डेसिबल। पावर गेन क्या होगा? 10 log AP, AP इज द अभी बात की गई पावर गेन, और पावर गेन इन डेसिबल के लिए क्या करें? पहले से लॉग बेस 10 करें, देन 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो पावर गेन आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से AP, AV और AI के बीच में ये रिलेशन होता है इन डेसिबल। AP इज इक्वल टू हाफ AV प्लस AI, ऑल इन डेसिबल्स। तो डेसिबल में ज्यादा जरूरत पड़ने वाली होती है, इसके हिसाब से बात की गई। ये जो एम्पलीफायर सर्किट्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए जाते हैं, ये कई आधार पर बनाए जाते हैं। स्टेजेस के आधार पर, आउटपुट के आधार पर, इनपुट के आधार पर, फ्रिक्वेंसी रेंज के आधार पर, बाइसिंग कंडीशंस के आधार पर, कपलिंग के मेथड के आधार पे, या ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो एक्सपेरिमेंट उसका नाम है सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? सबसे आखिरी वाला, बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। और ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? कॉमन एमीटर, यानी कॉमन बेस भी होता है, लेकिन ये जो आपको डिस्कस किया जा रहा है पर्टिकुलर कौन सा है? कॉमन एमीटर। और क्या बोला गया? सिंगल स्टेज। सबसे पहला पढ़िए क्या है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस, यानी कितने स्टेज है? सिर्फ वन स्टेज है, एक ही स्टेज है, इसलिए सिंगल स्टेज। और पहले के हिसाब से और सबसे आखिरी पॉइंट के हिसाब से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर हम किस चीज को एम्पलीफाई करने वाले? वोल्टेज को हम एम्पलीफाई करने वाले। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में। सो आज का जो हम डिस्कशन करेंगे वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का डिस्कशन करेंगे, लेकिन अंत में एक खास चीज समझाने के लिए आपको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर तक भी ले चलेंगे। सो आगे की कई सारी मैं स्लाइड छोड़कर सीधे आपको मैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारा हिस्सा आपको थ्योरी में डिस्कस किया जाएगा, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के बारे में। ओके, सो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का क्या मतलब हुआ
कि अगर सर्किट के अंदर, कैसे सर्किट हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, कि अगर सर्किट के अंदर केवल एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, जो कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में एम्पलीफाई करता है। एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में जो हम एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, इनपुट पे मान लीजिए एसी सिग्नल कोई अप्लाई कर रहे हैं, तो चूंकि ये कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर में थोड़ा सा पीछे तो स्लाइड दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी बढ़ जाए। ओके, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की हम बात करते हैं। इस सर्किट को आप देख रहे होंगे, कॉमन एमीटर का ये सर्किट है, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो बेस एमीटर है, एमीटर इज द कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसलिए इसको कॉमन एमीटर कह रहे हैं। और बेस और एमीटर के बीच में हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, है ना, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, ताकि ये जो है जो सर्किट है वो एम्पलीफाई कर सके। और यहाँ पर दोनों बायसिंग के लिए हम एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज VCC। आपको एम्पलीफायर पढ़ने के पहले दो चीज और पढ़ने की आवश्यकता होती है, डिफरेंट बायसिंग टेक्निक, जो बायसिंग कैसे अचीव की जाती है, वो आपको मैं थ्योरी में DC बायसिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा। और साथ ही आपको ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में भी पता होना चाहिए, जो जिससे कि ये तय होता है कि हम ये RC और RE क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और बायसिंग के आधार पर हम तय करते हैं कि R1, R2 और RE क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हिस्सा ऐसा है कि आपको थ्योरी पढ़ने के बाद ही अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो वापस आते हैं अपने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के ऊपर। सो अगर आप एसी सिग्नल जो है बेस, जो ट्रांजिस्टर के बेस में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक स्मॉल करंट फ्लो करने लगता है, IB आप जानते हैं, एक किसी भी ट्रांजिस्टर में वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, एक स्मॉल बेस करंट फ्लो करने लगता है। पर ट्रांजिस्टर की वजह से, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है बीटा, वो 100, 200, 500 के ऑर्डर का होता है, तो बीटा टाइम्स उस करंट को वो बढ़ा देता है। तो हमें आउटपुट में लार्ज करंट, मच लार्जर देन बेस करंट, जो है आउटपुट में फ्लो करने लगती है। और अगर उसे हम किसी एक लोड रेजिस्टेंस RC के थ्रू उस करंट को फ्लो कराएं, और अगर हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी काफी हाई रखें, तो हमें आउटपुट में एक लार्ज वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। सो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसकी मदद से हम एक वीक सिग्नल को बेस सर्किट में एम्पलीफाई में अप्लाई करते हैं, और उससे जुड़ा हुआ जो ट्रांजिस्टर है वो ड्यू टू इस बीटा, मतलब उसका जो बीटा की वैल्यू इज मोर देन 100, 200, 300, उसकी वजह से क्या करता है कि वो कलेक्टर में वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर हमें मिलता है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर एक्ट करता है एम्पलीफायर के तौर पे। तो ये एक सिंपल फिगर से बात को जो भी डिस्कस किया इसको फिर से समझ लेते हैं, कि यानी कि हम 0.1 वोल्ट का एक इनपुट सिग्नल हमने मान लीजिए कि बेस पे हमने अप्लाई किया, और आउटपुट में एक लार्ज रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम जैसा लगा हुआ है, तो हमें आउटपुट पर एक ये जो वीक सिग्नल है ये इन्हांस होकर बढ़कर हमें मिलेगा। पर ये सर्किट बहुत ही सिंपल है। सर्किट एक्चुअली जो इस्तेमाल की जाती है, जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर बनाया जाता है, उसकी सर्किट इतनी सिंपल नहीं होती, और साथ ही सिर्फ एक सिंगल स्टेज से एम्पलीफिकेशन, डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन अचीव भी नहीं किया जा सकता। इस वजह से हम कई स्टेजेस को जोड़कर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो सिंगल स्टेज पर है। जब आप सिंगल स्टेज की कमियों को जानेंगे तभी तो आप मल्टी स्टेज की बात करेंगे। तो हम पहले सिंगल स्टेज की बात करते हैं, फिर मल्टीपल स्टेज यानी कि RC कपल एम्पलीफायर के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो कोई भी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ही क्यों ना हो, वो सिंगल स्टेज कई एम्पलीफायर को जोड़ के ही बनाए जाते हैं। सो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक तरीके से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसको ऐड करके यूजफुल मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाए जाते हैं जो उपयोगी होते हैं। ओके, एम्पलीफिकेशन प्राप्त करने का तरीका तो हो गया, लेकिन एम्पलीफिकेशन प्राप्त करने के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, यानी एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फेथफुल एम्पलीफिकेशन कैसे प्राप्त करेगा। इन शॉर्ट यूं समझिए कि जो आपने एसी सिग्नल अप्लाई किया, एसी सिग्नल आप जानते हैं वो पॉजिटिव में भी वेरी करता है एंड नेगेटिव में भी वेरी करता है, वो अल्टरनेटली जो है वेरी करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में वेरी करता है। सो एम्पलीफिकेशन का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सिग्नल
आउटपुट में आपको मिले। ऐसा ना हो कि इसका जो नेगेटिव साइकिल वाला पोर्शन है वो कट जाए या पॉजिटिव साइकिल वाला पोर्शन है ऊपर से कट जाए, क्योंकि एम्पलीफाई हुआ और एम्पलीफाई होने के चक्कर में क्या हुआ कि ऊपर का हिस्सा इतना आगे निकल गया कि ट्रांजिस्टर उस हिस्से में एक्टिव रीजन में बना ही नहीं रह पाया, तो वो हिस्सा कट जाएगा, चाहे पॉजिटिव साइकिल का या नेगेटिव साइकिल, दोनों के चांसेस है। सो हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से सर्किट को डिजाइन करते हैं कि एक तो ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट करे, कतई वो कट ऑफ रीजन में या सैचुरेशन रीजन में या ब्रेकडाउन रीजन में न जाए, वो सिर्फ एक्टिव रीजन में रहे। और एक्टिव रीजन में भी ऐसी जगह, एक्टिव रीजन काफी बड़ा रीजन है, में भी ऐसी जगह पे रहे कि अगर सिग्नल एम्पलीफाई भी हो जाए, बड़ा भी हो जाए, तो भी वो पूरा का पूरा सिग्नल एक्टिव रीजन में बना रह पाए। हो सकता है कि आपको बात एक बार में समझ में ना आई हो, लेकिन थ्योरी में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ फिगर से कुछ समझाएंगे। फिलहाल इस बात को ध्यान रखिए कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन भी प्राप्त करना जरूरी है। तो फेथफुल एप्लीकेशन प्राप्त करने के लिए हमें एक विशेष सर्किटरी की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो लैब में अब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको उसी सर्किट से आपकी मुलाकात होगी। इसमें आप एक ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर यूजफुल है किसी भी सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए। ये कॉमन एमिटर में जोड़ा गया है। कॉमन एमिटर में देख रहे हैं कि एमिटर इनपुट आउटपुट दोनों पोर्ट के साथ कॉमन है, शेयर्ड है, ठीक है। और इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होगा, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज के तौर पर काम करेंगे। बाइसिंग के लिए वीसीसी लगाया हुआ है, ठीक है। और बाइसिंग कैसी चाहिए हमें? बेस एमिटर के बीच में फॉरवर्ड बायस और एमिटर और कलेक्टर के बीच में रिवर्स बायस। इस बायसिंग को अचीव करने के लिए हम दो रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, R1 और R2, और इस बायसिंग को हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। इसके बारे में आपको हम डीसी बायसिंग पढ़ाते समय थ्योरी में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के तौर पे R1 और R2 इस्तेमाल किया गया है। स्टेबलाइजेशन कैसे अचीव करें? तो स्टेबलाइजेशन अचीव यानी कि जो आपका एम्पलीफिकेशन जब हो तो इनपुट सिग्नल जो है वो एक्टिव रीजन में ही बना रहे, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो प्रॉपर हो, ये अचीव किया जा सके, फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि स्टेबलाइजेशन हो। स्टेबलाइजेशन अचीव करने के लिए हम आरई इस्तेमाल करते हैं, ये जो आरई रेजिस्टेंस है ये इस्तेमाल करते हैं। R1 R2 बाइसिंग के लिए, आरई स्टेबलाइजेशन के लिए, और आरसी क्या है? आरसी के यहाँ पर कलेक्टर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कपलिंग रेजिस्टेंस भी है। ये सेकंड स्टेज जब जो आप आगे जोड़ेंगे, सेकंड स्टेज को जोड़ने के लिए इस आरसी की आवश्यकता होती है ना। इसी वजह से इस आर और इस वाले सी को मिलाकर ही आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के तौर पे एक एम्पलीफायर होता है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसी रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस और कलेक्टर पे जो यहाँ पे ये कंडेंसर लगा हुआ है, तो ये आरसी को कपलिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं और कपलिंग कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए आर और सी। तो इनका रूल आपको पता चल गया। तो ये वाला कंडेंसर जो है, जो आउटपुट में कंडेंसर लगा हुआ, ये कपलिंग के काम आता है। सिंगल स्टेज है तो दिस इज कपल विद द लोड रेजिस्टेंस आरएल, और अगर मल्टीपल स्टेज है तो ये वाला जो कंडेंसर होगा नेक्स्ट स्टेज के साथ कपलर के तौर पे काम करेगा, इसलिए को सीसी कह रहे हैं, कपलिंग कंडेंसर, ठीक। एक इधर की ओर भी कंडेंसर है, ये भी कपलिंग कंडेंसर है, पर ये क्या करेगा? इनपुट सिग्नल के साथ कपलिंग करेगा, इसलिए इसको सी इन कह रहे हैं, इनपुट सिग्नल के साथ करता है। उसके अलावा एक सीई है, क्या है ये एमिटर रेजिस्टेंस है, आरई है ना, आरई के पैरेलल है, और ये एक बाईपास कंडेंसर के तौर पे काम करता है। बाईपास कंडेंसर, आप जानते हैं कि कंडेंसर जो है वो एसी करंट को लो रिएक्टेंस ऑफर करता है, जबकि डीसी को इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है। इस वजह से डीसी को अपने थ्रू पास नहीं होने देता, पर एसी को अपने थ्रू पास करने देता है। यहाँ पर बहुत सारे करंट की वैल्यू लिखी हुई है, आई बी, पर आप देख रहे होंगे आई बी को जिस तरीके से लिखा गया, आई कैपिटल बी इक्वल टू कैपिटल आई कैपिटल बी प्लस स्मॉल आई स्मॉल बी, इसमें से फर्स्ट टर्म जो है कैपिटल आई कैपिटल बी, ये डीसी कंपोनेंट बता रहा है, और डीसी कंपोनेंट कहाँ से आता है? वीसीसी से आता है। और स्मॉल आई स्मॉल बी जो है ये एसी कंपोनेंट बता रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये सिग्नल का है, कि सिग्नल ही एसी सिग्नल है, और वीसीसी क्या है? वो डीसी है। और आई बी क्या हो गया? स्मॉल आई और कैपिटल बी, यानी कि टोटल करंट, यानी कि एसी कंपोनेंट प्लस डीसी कंपोनेंट मिलाकर। यहाँ लिखने के तरीके में डीसी पहले लिखा गया, एसी बाद में लिखा गया, ठीक। इसी तरीके से आईसी समझ लीजिए, और इसी तरह से आप आईई भी समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, यानी कि पहला टर्म जो है डीसी कंपोनेंट है, दूसरा एसी कंपोनेंट है। तो मैंने जैसा भी डिस्कस किया, आपको सर्किट दिखाई, R1 R2 और RE क्या प्रोवाइड करेगा? बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक। बाइसिंग क्यों जरूरी है?
क्योंकि आपको अभी बताया कि बेस एमिटर फॉरवर्ड और कलेक्टर एमिटर जो है रिवर्स बायस होना चाहिए। पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। और स्टेबलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट अगर नहीं होगा तो ये हो सकता है कि नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सिग्नल कट ऑफ हो जाए आउटपुट में और फिर आपको फेजफुल एम्प्लीफिकेशन प्राप्त ना हो। अब कंडेंसर की बात करिए, वैसे तो मैं कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ कि जो इनपुट कैपेसिटर है, सी इनपुट, जो कि इनिशियल स्टेज में ही एम्पलीफायर के लगा रहता है, जो एसी सिग्नल के साथ कपल्ड रहता है, एसी सिग्नल को ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कपल करता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो सिग्नल आपने जो सोर्स लगा रखा हुआ है, एसी सिग्नल सोर्स लगा, उसका खुद का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 के पैरेलल हो जाएगा। गौर कीजिएगा इस फिगर में, R2 के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे जो सोर्स आप लगाएंगे पैरेलल हो जाएगा, तो क्या होगा? जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा R2 और रेजिस्टेंस ऑफ एसी सिग्नल, वो जो होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? बाइसिंग चेंज हो जाएगी। तो बाइसिंग चेंज हो जाएगी तो फिर फेजफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए इस कपलिंग इंडक्टर, जो कपलिंग कंडेंसर है सी इन, जो इनपुट सिग्नल को कपल करता है बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर से, उसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये केवल एसी सिग्नल को अपने थ्रू पास होने देते, सभी कंडेंसर की साथ को भी होती है, वो एसी सिग्नल को अपने थ्रू पास होने देते हैं, डीसी को नहीं। अब बात करते हैं बाईपास कैपेसिटर। एक्चुअली जैसा कि अभी आप सर्किट में थोड़ी देर पहले देख रहे थे, यहाँ पर दो तरह का करंट है, आई कैपिटल ई प्लस स्मॉल आई स्मॉल ई। ये डीसी कंपोनेंट है पहला टर्म, दूसरा टर्म ये एसी कंपोनेंट है। सो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, करता है कि डीसी को तो अपने थ्रू पास होने देता है, ठीक है, एसी इसके थ्रू पास नहीं होना चाहिए। अगर इस एसी इसके थ्रू पास हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो इनपुट में फीडबैक हो जाएगा, इनपुट में चला जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। फीडबैक के बारे में भी मुझे आपको अभी पढ़ाना है, आपको बेटर में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ये जो एसी कंपोनेंट, डीसी तो जा ही रहा है, एसी भी चला जाएगा और इनपुट में फीडबैक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक कंडेंसर लगा देते हैं, इसको बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, सीई। तो क्या करता है वो? एसी को बहुत ही लो रिएक्टेंस ऑफर करता है। तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होने की बजाय एसी करंट ये पसंद करता है कि कंडेंसर के थ्रू फ्लो करे, और इसकी वजह से वो हमें आउटपुट में फिर अवेलेबल रहता है। इस तरीके से हम डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट ऑफ एमिटर करंट को अलग रख पाते हैं। ठीक है, ओके। अगला एक और कैपेसिटर था, कपलिंग कैपेसिटर का। हमने नाम, आपका नाम से जाहिर है कि कपलिंग के काम आता है, एक स्टेज को दूसरे स्टेज के साथ कपल करता है। साथ ही साथ अगर एक कपलिंग कैपेसिटर रहेगा तो जो आरसी है, फर्स्ट स्टेज का आरसी सेकंड स्टेज के R1, और फर्स्ट स्टेज का आरसी सेकंड स्टेज के R1 से कैसे मिल गया, जरा मैं मल्टी स्टेज में एक स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये मल्टी स्टेज है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इतना हिस्सा आप जानते हैं ये सिंगल स्टेज है, और ये दूसरा सिंगल स्टेज, दो सिंगल स्टेज जुड़ के बने, और ये कपलिंग कंडेंसर हो गया सीसी। तो देखिए आरसी R1 के पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा? बाइसिंग कंडीशन बदल जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो बाइसिंग कंडीशन बदल जाएगी। तो ये कपलिंग कैपेसिटर अगर रहेगा तो ऐसा नहीं होने पाएगा। तो ये कपलिंग के काम आता है, जिसकी वजह से फायदा ये होता है कि कभी भी जो है फर्स्ट स्टेज की लोडिंग सेकंड स्टेज पर नहीं पड़ती। ओके, अब आके बात करते हैं कि साथ ही साथ ये डीसी को ब्लॉक करता है, फर्स्ट स्टेज का डीसी दूसरे स्टेज में ना जाने पाए। ये डीसी को तो अपने थ्रू अलाउ नहीं करता, केवल एसी को ही अपने थ्रू अलाउ करता है। ठीक है, सो दिस वाज द रोल ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर। अब बात कर लेते हैं दो चार चीजों को। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इस कर्व को आपको ड्रॉ करना है। कर्व कैसा दिखेगा वर्चुअल लैब में वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे गेन है। गेन मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ पे ये जो गेन लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है? डेसिबल में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, डेसिबल में ये गेन लिखा हुआ है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। आप जब वर्चुअल लैब में करेंगे तो समझ लीजिए वहां पर जो सर्किट डिजाइन है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 15, 20, 25, 30, 35। तो आपका ये जो कांस्टेंट वाला पोर्शन मिल रहा है ये 30 और 35 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज मोर और लेस ऐसा ही आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व मिलने वाला है। ठीक, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्ट करेंगे तो आपसे मैं शायद कहूंगा कि 50 हर्ट्ज से स्टार्ट कीजिए। तो ये 10 हर्ट्ज है, 20, 30, 40, 50 यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कर्व आपको यहाँ से देखने को मिलेगी।
इसका पीछे का पोर्शन शायद ना दिखे, तो इसके आगे का पोर्शन दिखेगा। एक चीज और गौर कीजिएगा, एक्स एक्सिस लॉगरिथमिक है, ऑर्डिनरी सेंटीमीटर नहीं है, लॉगरिथमिक है, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर लॉग ग्राफ। ठीक है, या लॉग सेंटीमीटर ग्राफ। तो इसमें एक्स एक्सिस पे तो लॉग है, वाई एक्सिस पे सेंटीमीटर अभी भी। ठीक, तो ये लॉग है, इसलिए देखिए यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है, 1 है, 1 के बाद ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बाद ये क्या है, ये 11 नहीं है, ये है 20, 10 टाइम्स हो गया। ठीक, 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 के बाद ये क्या है 200, 110 नहीं या 101 भी नहीं, 200 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, तो ये 1000 हो गया, जिसको 1 के कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2000। इसी तरीके से ये 10,000, ये 20,000। अब जानते हैं 20,000 तक ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, इसलिए इसके आगे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत फिलहाल आपको नहीं है, ऑडियो रेंज में ही हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। लेकिन आप देखिए रहेंगे सिंगल स्टेज में और हायर भी चले जाते हैं तो इसकी फ्लैटनेस बनी रहती है। ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व मैं और दिखा रहा हूँ कि अगर बहुत हायर फ्रिक्वेंसी तक चले जाए, जो हमारे यहाँ जो एक्चुअल लैब में उतनी फ्रिक्वेंसी तक जाने की सुविधा नहीं है, मेगा हर्ट्ज में चले जाए, तो ये जो कर्व जो इनिशियली राइज करता है फिर फ्लैट हो जाता है, जैसे पीछे अभी मैंने दिखाया कि इनिशियली पहले राइज करेगा फिर फ्लैट हो जाएगा, तो राइज करके फ्लैट होता है, ये फ्लैट होने के बाद बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में यानी कि मेगा हर्ट्ज रेंज में, जो कि अभी पीछे के फिगर में नहीं दिखाया गया था, आपके लैब में भी मेगा हर्ट्ज में नहीं जाएगा और आपके वर्चुअल लैब में भी मेगा हर्ट्ज में नहीं जाएगा, तो कहीं नहीं होने वाला। लेकिन फिलहाल थ्योरी समझ लीजिए, आगे जाकर ये फिर डिक्रीज करने लगता है। ठीक, सो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में इसको 3 रेंज में बांट लीजिए। इंक्रीजिंग जहां पर रेंज है इसको कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी रेंज, जहां तक कांस्टेंट रहता है उसको कहते हैं मिड फ्रिक्वेंसी रेंज, और जहां से फिर से ये रिड्यूस होने लगता है उसको कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। यानी पहले इंक्रीजिंग लो, कांस्टेंट मिड फ्रिक्वेंसी रेंज, डिक्रीजिंग हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। सो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू AM है, गेन की वैल्यू AM है, तो जहां कहीं भी दोनों तरफ मिड फ्रिक्वेंसी दोनों, लो फ्रिक्वेंसी रीजन में हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में, जहां भी गेन AM/√2 हो जाए, AM/√2 का मतलब होता है 0.707, कहीं नोट कीजिएगा 0.707 AM, जहां भी हो जाए उस जगह पर वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो उसके एक्स एक्सिस पे जहां जो फ्रिक्वेंसी का एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी उसको बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FL। ठीक, और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में जो मिलती है कहते हैं अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, FU। और FL से लेकर FU के बीच का जो सेपरेशन होता है फ्रिक्वेंसी में उसको बोलते हैं बैंड विथ, BW। तो ये 3 टर्म जरूर याद रखिएगा, लोअर फ्रिक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड बैंड विथ, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, सो इसके बाद मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आपको नहीं अभी बता रहा हूं क्योंकि आपको वो दूसरा एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा। अब मैं आपको जरा शेयर कर रहा हूं, समय तो बहुत कम बचा हुआ है, एक्चुअल लैब जो सॉरी वर्चुअल लैब में आप एक्सक्यूज मी, ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये IIT खड़गपुर की वेबसाइट, आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट्स पे किए हैं, CB और C किया है, वहीं पर ये भी दिया हुआ है, स्टडीज ऑन BJT कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, आज मैं सिर्फ इसका थोड़ा परिचय दे रहा हूँ, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब में आपको कल कराऊंगा। और यहाँ देख रहे होंगे थ्योरी दिया है, प्रोसीजर दिया हुआ है, सिमुलेशन दिया हुआ है। सो ये थ्योरी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है वो यहाँ भी मेंशन है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाईपास कैपेसिटर के बारे में दिया हुआ है, किस तरीके से वो वर्क करता है, और इनपुट आउटपुट में जो कपलिंग के लिए जो कंडेंसर CC और C भी दिया हुआ है, यहाँ पे C भी लिखा है, हमने C इन लिखा था, उसके बारे में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, ऑल्दो बहुत डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किया। यहाँ भी वो सर्किट जिसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, यहाँ पे भी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन ज्यादा डिटेल में भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया है, मिड बैंड और लो फ्रिक्वेंसी रीजन और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन, सारी बातें यहाँ पर की गई है। ये हाइब्रिड पैरामीटर, जो हाइब्रिड डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके उन्होंने दिखाया हुआ है, ये सब अभी आपने पढ़ा नहीं है थ्योरी में, इस वजह से मैं इसके डिटेल में अभी नहीं गया हूँ। जब मैं आपको थ्योरी में पढ़ा दूंगा तो मैं इसके बारे में आपको थ्योरी में बताऊंगा,
क्रिटिकल इमेज की आवश्यकता नहीं। फिर बात करते हैं प्रोसीजर की। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का एक प्रोसीजर शॉर्ट में दिया हुआ, वर्चुअल लैब में कैसे करते हैं, कैसे कैसे अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, जैसा कि आप समझ चुके हैं, अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कैसे आप सेट करते हैं, वो चीज यहाँ दिखाई गई है, बताई गई है, ठीक है, और कैसे आप डेटा लेंगे। एंड देन ये वर्चुअल लैब है। इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो ये कि सर्किट जुड़ी हुई है, पहले से ही जुड़ी हुई है। एक इसका और भी ऑप्शन है, जब आप ओपन करेंगे उसमें ये है कि सर्किट को आप जोड़ सकते हैं। मैं एक मिनट खोल के देखता हूँ। ये देखिए सी एम्पलीफायर मैंने जो ओपन किया तो वो यही है, जिसमें सर्किट जुड़ी हुई है। सिर्फ आपको रेजिस्टेंस और कंडेंसर की वैल्यूज को सेलेक्ट करना है और फिर आपको डेटा लेते जाना है, उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किस में आएगा, VO अपॉन VI है, पर इन डेसिबल, यानी कि 20 log बेस 10 VO अपॉन VI, वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा। एंड देन प्लॉट करेंगे, ये कल डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसी के अंदर एक और सर्किट है, वो ये है जिसमें कि सर्किट को आप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना होगा, किसको किससे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 को 3 से जोड़े, 9 को 12 से जोड़े, 12 को 15 से, 15 17 से, एंड सो ऑन। तो यहाँ जोड़ के भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ जो चीज़ सीधे जुड़ा हुआ है उसको सबसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। और आपको मिड बैंड गेन निकालना पड़ेगा। वही मिड बैंड गेन का मतलब जो बीच में मैक्सिमम वैल्यू जैसा मैंने अभी दिखाया था, और उसका क्या होगा, अपॉन √2 कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, जहां की करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कहेंगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या यहाँ लिखा हुआ लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ। और दाईं तरफ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन क्या बोलेंगे, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी कट ऑफ। ठीक। सो ये थ्योरी की नॉलेज की इसलिए आवश्यकता थी, मैंने आज आपको लैब भी दिखा दी, और कल इस लैब पर हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो आज के लिए इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी का प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त होता है, और कल हम वर्चुअल लैब बात करेंगे। अब मैंने देखा है बहुत से लोग सवाल पूछने के लिए बहुत आतुर हैं। आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स पर लिखकर या अपना अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं।